दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। तो जैसे आपकी जानकारी में है कि 3 कानून, 3 लॉज, क्रिमिनल लॉज, यू कैन से इन वेरी सिंपल वर्ड्स, 3 जो लॉ हैं जो क्रिमिनल मैटर्स डील करते हैं, जो हमारे पहले इंडियन पिनल कोड था और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये चेंज हो चुके हैं। ये जो अभी भारतीय न्याय संहिता आ गई है, एक 2023 को, और दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस के बदले आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये सारे एक्ट 2023 में पहले एक बार बिल आया, तो बिल डिस्कस हुआ पार्लियामेंट में। ये तीनों बिल्स थे 2023 को, फर्स्ट बिल तो डिस्कस हुआ। आफ्टर दैट द 3 बिल्स वर रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री कमेटी। तो उनकी रिपोर्ट, सजेशन और जो भी हुई, उसके बाद सेकंड बिल इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट बिल को इग्नोर कर दिया। 3 जो बिल नए बिल आए उनको हम कहते हैं सेकंड, जो तीनों बिल सेकंड बिल 2023। तो ये सारे पास हो चुके हैं पार्लियामेंट से, दोनों हाउसेस में। और ये आपकी जानकारी में है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने असेंट दे दिए। तो इनकी इन्फोर्समेंट के बारे में भी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जो पिछले दिनों जारी हुई है। तो अभी ये 1 जुलाई को जो तीनों जे लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज, इनको हम सिंपल वर्ड्स में कह देंगे, तो ये लागू होने जा रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन सा ये लोगों के मन में संशय है, असमंजस में है लोग कि भाई ये कैस क्या है क्या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है, इसमें कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा है जो अर्लियर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो भारतीय न्याय संहिता में भी काफी चेंजेस आई हैं। जो पहले हमारा इंडियन पिनल कोड था, तो ये लंबी बहस का आज में सब, और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी काफी चेंजेस हैं। तो ये और हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो इन्फोर्समेंट क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में लोग इसमें शामिल हैं, जैसे मेन 3 जो विंग है वो पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और दूसरी आ गई आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी, और तीसरी जो हमारे न्यायालय हैं, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट हैं, सेशंस कोर्ट है। ये क्रिमिनल कोर्ट्स है, तो इनकी अपनी हायरार्की है जी आपको। तो आज में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक भ्रांतियां चल रही है, कंफ्यूजन, दैट इज विद रिगार्ड टू रिमांड। तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, तो बहुत इसमें सफाई देनी पड़ी हमारे होम मिनिस्टर को और दूसरे भी, कि भाई रिमांड का पीरियड क्या रहेगा। जो पहला बिल आया था, उस दूसरे बिल में पार्लियामेंट्री की रिपोर्ट आई, उसमें इसके बारे में थोड़ी सी, इसमें रिपोर्ट में यूल फाइंड उसमें थोड़ी सी इसमें तरमीम की गई, जो भी पहले बिल में थी। तो उसके बाद जो आज एक्ट बन चुका है, जो हम संहिता कोड कह सकते हैं, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा है। उसके सेक्शन जो रेलेवेंट है, जो पहले 167 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की है, अब जो भारतीय BNSS की है, 2013 का जो 23 का जो एक्ट है, जो कानून है, इसकी है 187, जो 167 पहले थी। तो इसमें जो मेन जो डिस्कशन, जो कंफ्यूजन, जो कॉन्फ्लिक्ट लोगों के माइंड्स में है, हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जहाँ तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो वर्चुअली हर एक मैटर को क्रिमिनल मैटर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्राइमरी है, और रिमांड लेना तो हर एक को, चाहे इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो स्पेशल एक्ट को डील करती हैं, जहाँ हमारा जो भारतीय न्याय संहिता के नीचे कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके मतलब जो ऑफेंसेस हैं, जहाँ स्पेशल ऑफेंसेस हैं, तो रिमांड तो
हर एक एजेंसी को, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको लेना पड़ता है। तो आपने देखा होगा डिस्कशन, सबसे बड़ी ये डिस्कशन आई थी कि भाई ये रिमांड जो है, इसका पीरियड जो नागरिक सुरक्षा जो संहिता है, इसमें बढ़ा दिया गया है, पुलिस रिमांड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी कुछ लोगों को ये है कि भाई ये 15 डेज इन टोटल जो पहले था, अभी भी वही है। मैं ये पहले अपने जवानी कुछ बातें करूंगा, फिर मैं आपको पढ़ के जो अपनी जो मैं बातें कहूंगा उसकी सपोर्ट में मैं प्रोविजन भी रेलेवेंट पढ़ दूंगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, एक भ्रांति थी, एक वो ठीक है, पॉलिटिकल नरेटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल डाइसेंशंस हैं, एक अपोजिशन पार्टी होती है, उनका अपना कहना है। समाज में हर एक का हमारा डाइवर्स जो इंडियन है वो डेमोक्रेसी है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप अपनी बात ना रख सके। तो मेरा, हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं रिटायर्ड जज हूँ, और मुझे सिर्फ जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक पढ़ना है, विदाउट एनी, मैंने किसी भी उससे मैं वो इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं ये पढ़ूंगा और अपनी बात रखूंगा, जो मेरी समझ जितनी मेरी, मैं इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहले बात थी कि ये 15 डेज का एक कंफ्यूजन आया कि 15 डेज से भी बियॉन्ड आप रिमांड दे सकते हो। ये बातें अभी भी कुछ हमारे जो आप कह सकते हैं सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो लोग और हैं, जो पुलिस वाले या दूसरा तीसरा जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में लोग हैं, जहाँ पॉलिटिकल लोग हैं, अपने अपने रेटिव सेट करें। लेकिन आज मैं ये क्लियर करने जा रहा हूँ कि 15 डेज का रिमांड जो पहले था 167 में वैसा ही रहा है। हाँ, इसका एक तरीकाकार बदला है, वो बदला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक आया है। जो पीछे 2023 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसमें क्या था कि एक एक्यूज था, उसको अरेस्ट नहीं किया गया और उसकी कस्टडी, पुलिस कस्टडी आफ्टर 55 डेज ऑफ अरेस्ट दी गई थी। पीस संतल का केस था, आपको इसमें आप लोग मेरे दर्शक देख सकते हैं तो कि वो स्पेसिफिक केस क्या था। लेकिन तो उसी के मुताबिक, उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का भी सिस्टम बदल चुका है और बदलना चाहिए, और आगे ये क्राइम का करने वालों का भी सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेररिस्ट एक्ट है, इसमें भी हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए। हो सकता है कुछ क्लूज बाद में आए, तो ये पीरियड ऑफ एक्सपेंड किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है कि कब से कब तक ले सकते हो। मैं अभी मैं थोड़ा पढ़ के बताऊंगा, फिर इसी बात को जो मैंने किया है 15 डेज पुलिस रिमांड के। Whenever any person, this is section 187. Whenever any person is arrested and detained in custody, and it appears that investigation cannot be completed within 24 hours fixed by section 58. जैसे पहले section 57 थी कि इन्वेस्टिगेशन, एक आदमी को आपने अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, अगर इन्वेस्टिगेशन किसी केस की 24 आवर्स में नहीं हो सकती, तो उसके लिए उस अक्यूज को, उसको जो भी डिटेन किया गया, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। और अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहती है कि हमारे पास वेल फाउंडेड इंफॉर्मेशन है, वेल फाउंडेड हमारा केस है, मैं आगे थोड़ा पढ़ूंगा, एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट इक्वेशन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, जिसने उसको पहले अरेस्ट किया था, डिटेन किया था, वो अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी समिति है कि भाई इसको जो ग्राउंड्स हैं हमारे, फिर उसको क्या करेंगे, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हमारा आर द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो इनको क्या करना है, सब इंस्पेक्टर या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को क्या करना है, shall forthwith transmit to the nearest magistrate, किसको a copy of the entry in the diary thereafter specified relating to the case and shall at the same time forward the accused to the president। तो accused को फिजिकली प्रोड्यूस करना है,
फिजिकली मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। और जे उसके साथ केस डायरी, आपके पास एफआईआर रजिस्टर होगी, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, और कलेक्टेड जो भी वेल फाउंडेड आपने इन्फॉर्मेशन, जहाँ जो आपने डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हाटसोएवर इज, ये आपको एक केस डायरी के रूप में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, एक्यूज को फिजिकली, और इसको भी लेना है। और जाएगा कौन? जज ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन रिमांड के लिए करेगा प्रेयर, तो जहां सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर जाएगा। तो ये पैरा फर्स्ट है। तो मैजिस्ट्रेट इन्होंने कहा है जो ऊपर है नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, प्रेफरेंस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। The judicial magistrate to whom an accused is forwarded under this section may, irrespective of whether he has or has no jurisdiction to try the case, आगे है relevant, and after taking into consideration the status of the accused person as to whether he is not released on bail or his bail has not been cancelled। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग है, ये प्रोविजन जो 187 में जी आपको मिलेगा, इसमें क्या कहा है? इसमें कहा कि मैजिस्ट्रेट को रिमांड देने से पहले ये भी वेरीफाई करना है कि कहीं एक्यूज आगे बेल पे तो नहीं। तो ये ऐसा नहीं होता, पुलिस को पता है, पुलिस अगर किसी को वो एक फॉर्मेट होता है उसमें लिखना पड़ता है कि ये एक्यूज जो पेश किया जा रहा है इसके कितने डेज ये रेस्ट है, बेल हुई है या नहीं, एक फॉर्मेट है उसमें। तो from time to the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit, and for a term not exceeding 15 days। देखिए this is to be appreciated, considered। ये जो 15 डेज का है इसको आपको अप्रिशिएट करना है कि क्या है। जो पहले 15 दिन है, देखिए जो पहले 15 दिन का जो इन्होंने कंटिन्यूटी में रखा है, 15 दिन तक जो लिखा है कि अथराइज करेगा द डिटेंशन एक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज सच मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट फॉर नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन होल और इन पार्ट्स। पहले आप 4 दिन का भी मार सकते हो, 2 दिन का भी, और टोटल पीरियड चाहिए 15 डेज। तो ये कहां तक जाएगा? देखिए मजा है, ये जो 15 डेज है इनको मैं ये कह देता हूं कि ये 15 डेज ये पुलिस रिमांड है। ये किस पीरियड तक देना है, कब तक पुलिस दे सकती है ये 15 डेज रिमांड? अगर केस जिसकी ऑफेंस जिसमें रिमांड जो 60 डेज का है, वो हमारे पास 60 डेज है बिलो 10 ईयर्स पनिशमेंट वाले, उसमें हम मैक्सिमम रिमांड पीरियड 60 डेज, और अबव 10 ईयर्स, 10 ईयर और 10 अबव देन 10 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ, उसमें हम 90 डे तक रिमांड दे सकता है एक मैजिस्ट्रेट। तो इसमें जो पहला 15 डेज जो रिमांड टोटल वही है पुलिस, लेकिन कब तक दे सकते हैं? 40 डेज है जहां रिमांड टोटल 60 डेज, और जहां 90 डेज है वहां कभी भी इन बिटवीन दे सकते हैं अप टू 60 डेज। जो 60 डे की अगर डिटेंशन तक हम उसको पुलिस रिमांड टोटल पुलिस रिमांड 15 डेज दे सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जो पहले हमारे पास जो 167 था उसमें पहले ही 15 डेज होते थे, वो अगर अवेल कर लिया पुलिस ने तो आफ्टरवर्ड्स पुलिस रिमांड नहीं होता था। तो अभी ये थोड़ा एक्सपेंड किया है क्या कि हो सकता है एविडेंस बाद में आए तो पुलिस को कस्टोडियन इंटरोगेशन करना है, तो इस पीरियड के अंदर फिर भी एक लगा दिया है कि भाई आप पीरियड इस पे एक समझो लिमिटेशन को लगा दिया कि भाई ये आपका 40 डेज और 60 डेज में ही आपको पुलिस रिमांड में। और एक और चीज है इसमें इंटरेस्टिंग, ऐड कर दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये भी एक कंफ्यूजन का, कन्फ्लिक्ट्स का, और इसको अंडरस्टैंड करना या अप्रिशिएट करेंगे आप। इसमें क्या है कि ये उस वक्त जो फिर पुलिस रिमांड देने के पर्टिकुलर सच वर्ड है, यहाँ पे कोई पुलिस रिमांड का जो वर्ड यूज नहीं हुआ है 187, ये आप अच्छी तरह से पढ़े, कहीं भी पुलिस, ये आपको गैदर करना है सच कस्टडी की बात हुई है विदाउट मेकिंग एनी रेफरेंस जुडिशियल और पुलिस। लेकिन क्या है
कि 15 दिन का जो सच कस्टडी मीन आइदर ऑफ द कस्टडी बट नॉट एक्सीडिंग 50। ऑब्वियसली पुलिस कस्टडी ही 15 दिन की आप ले सकते हो। अगर आपने जुडिशियल लेनी है, लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो 15 थोड़ा होगा, उसमें तो डिटेंशन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन काफी पेंडिंग है, लेकिन उनको कस्टडी इंटरोगेशन जहाँ उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है जो उसमें 15 डे पुलिस डिटेंशन, पुलिस रिमांड ले सकती है। तो उसमें एक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आगे चलता हूँ, इन बिटवीन जो आप बेल हो जाती है कि उसकी, अगर आफ्टर जे बेल हो जाती है 10 डेज के बाद या 15 डेज के बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, तो फिर अगर जो 40 डेज का पीरियड और 60 डेज का, तो फिर यही जो वर्ड लिखे हैं इसमें तो मैंने पढ़े पीछे कि भाई मैजिस्ट्रेट को ये भी देखना है कि भाई बेल इसकी इंटैक्ट है, अगर इंटैक्ट है तो रिमांड नहीं दे सकते पुलिस, जो बियॉन्ड जो 40 डेज और 60 डेज का जिसके बारे में, हाँ पहले पुलिस को वो बेल अगर एक्यूज के हक में हुई कैंसिल कराना पड़ेगी, और वो ऑब्वियसली जब पुलिस कस्टडी मांगो तो उसको पहले प्रोड्यूस किया जाएगा एज ए, जो उसकी कैंसिल होगी बेल तो एज ए एक्यूज पेश किया जाएगा। तो अगर वो बेल होगा पहले उसका प्रोडक्शन वारंट लेंगे, प्रोडक्शन वारंट लेने से पहले ऑब्वियसली उसकी पहले वाली बेल जो ग्रांट है की है, चाहे पुलिस ने अपने लेवल पे की है, बेलेबल ऑफेंसेस भी हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी हैं, तो उसमें अगर जो भी और मोर पर्टिकुलर बेलेबल ऑफेंसी में तो अगर पहले बेल जिस पुलिस ने ली है तो उनको रिमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ली है। अगर हाँ ये भी है कि अगर उन्होंने पहले ली है तो दोनों केसेस में पहले सारी जो भी है कि बेल पहले वाली कैंसिल करवाने के बाद उसको प्रोटेक्शन वारंट कोर्ट के पास लाने पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के पास लाना पड़ेगा, और फिर उसको रिमांड लेना पड़ेगा, पुलिस रिमांड लेना होगा। अगर जुडिशियल होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप टू 60 डेज इन केस ऑफ ऑफेंसेस बिलो 10 years and 90 days in case of offenses above 10 years and above and life imprisonment death penalty। ये बातें आ गई। ये नेक्स्ट ये है, ये एक और इम्पॉर्टेंट है। बाकी दर्शक अपने मेरे जो सारे लॉ ग्रेजुएट होते हैं, लॉ इंटर्न्स हैं, जजेस हैं, जो अपने लॉयर्स हैं, जो भी हैं वो पढ़ते रहते हैं और रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं तो वो पढ़ लेंगे। मैं जो मेन जो चाहिए ना तो लंबा हो जाएगा ये एपिसोड। द मैजिस्ट्रेट ये थर्ड है जो 87 का थर्ड पार्ट, द मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days। जो पहले पीरियड 15 days है जो मैंने पहले ही पढ़ जुबानी बता दिया, इफ वी सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो बट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज the detention of the accused in custody under this subsection for a total period exceeding वही 60 days in case of 90 days where the investigation relates to offenses punishable with death, life imprisonment for life or imprisonment for a term not less than 10 years, in up to 10 years। तो नेक्स्ट है 60 days रिमांड, इससे बयान नहीं जा सकता मैजिस्ट्रेट where the investigation relate to any other offense, when obviously below 10 years offense and on expiry। This is now we will come to default bail। You in ordinary language जो आप कहते हो इसमें हम कहते हैं कि भाई डिफॉल्ट बेल क्या है। तो ऑब्वियसली कि 90 days के बजान किसी की कस्टडी और 60 days के बजान कस्टडी हम ऑथराइज नहीं कर सकता कोई भी मैजिस्ट्रेट, तो फिर अक्यूज का राइट बन जाता है टू सीक बेल, और उस बेल को हम कहते हैं कि डिफॉल्ट बेल। तो ये मैं थोड़ा पढ़ दूंगा दर्शकों के लिए, बड़ा है ये भी एक, ये पहले भी था प्रोविजन था, उसी की कंटिन्यूटी में है, इसमें कोई नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम। हाँ ये एक बड़ी बात है कि मैंने पहले ही भी आपको जुबानी बताया कि फिजिकल प्रोटेक्शन जो है इसमें थोड़ा अभी इसमें चेंज आई है। फिजिकल प्रोटेक्शन जो पहले था कि आपको थोड़ा सा इसमें था कि फिजिकल प्रोटेक्शन पुलिस रिमांड के लिए मस्ट,
जो मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं जवानी बता देता हूँ। लेकिन अगर जुडिशियल आपने कस्टडी लेनी है, रिमांड लेना है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंक से आपको मिल सकता है, जेल में हो किसी में। तो ये मैं पढ़ दूंगा थोड़ा। No magistrate shall authorize detention of accused in custody of the police under this section unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in custody of police. जो भी पुलिस रिमांड है उसको बाई प्रोडक्शन होगा फिजिकल, बट द मैजिस्ट्रेट मे एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी on production of the accused either in person, this is the discretion of the investigating agent, अगर पर्सनल पेश करना चाहेंगे तो मैजिस्ट्रेट को ऑब्जेक्शन नहीं है, और थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंक के, मतलब वो वीडियो लिंक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी एक्यूज को पेश कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट, नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेसिफिकली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस। एक सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, तो मुझे लगता है कि जो मेरी जानकारी है, मेरे भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो किसी सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को कभी हाई कोर्ट ने जो अथराइज ही नहीं किया। अगर कोई अथराइज करेंगे तो देन उसको फिर जो पुलिस रिमांड की कस्टडी, पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी देने के अख्तियार है, अगर हाई कोर्ट उसको एम्पावर करेगा, अदरवाइज नो। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए, जैसे डाउट्स जो नेचुरली इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, तो जो हर एक अपने अपने ढंग से करता है, तो जितनी उसकी लीगल एक्यूमेन है तो उसके मुताबिक करेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक्सप्लेनेशन है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन थ्री सबसेक्शन 3 जो ऊपर दिया है 90 और 60 डेज, द एक्यूज्ड शैल बी डिटेन्ड सो लॉन्ग ही डज नॉट फर्निश बेल। जो मैंने पहले बात की कि अथराइज ऑफ कस्टडी बियॉन्ड 90 नहीं कर सकता मैजिस्ट्रेट, 60 नहीं, तो ऑब्वियसली ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड। लेकिन रिलीज ऐसे नहीं करना, उससे बेल बॉन्ड लेने, और अगर बेल बॉन्ड ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू फर्निश बेल बॉन्ड, तो ही विल रिमेन इन कस्टडी इन डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट में कस्टडी में रहेगा। अगर बेल बॉन्ड देता तो देन ही वुड बी रिलीज्ड ऑन बेल, दैट इज इन कॉमनली कॉल्ड एज डिफॉल्ट। Otherwise, without furnishing bail bonds, he cannot be get released. So next है explanation. Second, if any question rises whether an accused person was produced before the magistrate, देखिए ये एक एविडेंस है। कई बार क्वेश्चन होता है, इलीगल कस्टडी के रेज होते हैं, इलीगल डिटेंशन के होते हैं, तो उसका प्रूफ पुलिस को, लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्फोर्समेंट एजेंसी को अपने पास रखना है। वो सबूत क्या होगा आगे पढ़ेंगे इसमें। इफ एनी क्वेश्चन राइजेस व्हेदर एन अक्यूज्ड पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 4, द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन मे बी प्रूव्ड बाय द सिग्नेचर ऑन द ऑर्डर ऑथराइजिंग डिटेंशन or by the order certified by the magistrate as to production of the accused person through the medium of electronic video linkage as the case may be। तो ये हो गया कि मैजिस्ट्रेट को जब रिमांड देना है तो उसका आशिया पे ऑन द मार्जिन ऑफ द रिमांड जो जब ग्रांट करते हैं तो रिमांड ऑर्डर उसके एक साइड पे सिग्नेचर एक्यूज के लेने चाहिए, और सर्टिफिकेट भी देना है एक मैजिस्ट्रेट को कि भाई ये जो एक्यूज को मेरे सामने पेश किया गया थ्रू फिजिकली किया गया, और यहाँ वीडियो लिंक केस के जो जुडिशियल रिमांड में है, ये एक मैजिस्ट्रेट को ये एक प्रिकॉशन रखा गया है। जो एक इलीगल डिटेंशन और कस्टडी के केसेस आते हैं कि तो उससे रिलेटेड है, और एक और आ गया हमारा एक प्रोवाइजो है, 2-3 इसमें पढ़ेंगे। Provided that in case of a woman under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in custody of a remand home or recognized social institution। देखिए, जो एक women है, कोई गर्ल चाइल्ड ही आप इसको सिंपल भाषा में भी कह सकते हो, अगर बिलो 18 है उसको आपने रिमांड नहीं देना है। कहाँ पे? जेल का रिमांड नहीं बनेगा उसका, बिलो 18 का कहाँ बन जाएगा?
उसका जहाँ तो जे रिमांड होम में जाएगा और सोशल जो इंस्टीट्यूट है कोई उसमें आपको उसको डिटेन करना है, ना कि उसको जेल जो ऑर्डिनरी जेल है या पुलिस कस्टडी उसमें नहीं देना। अगर वो बीमन जो बिलो 18 ईयर्स उसकी अगर मैजिस्ट्रेट ने द डिटेंशन शैल बी अथराइज टू बी इन कस्टडी, जो कौन होगा कहाँ रखना पड़ेगा, जहाँ रिमांड होना चाहिए, जहाँ कोई एक सोशल इंस्टीट्यूट होना चाहिए उसमें उसकी रख सकते हैं। अदरवाइज एज ए जो आपकी पुलिस कस्टडी जहाँ जेल में उसको नहीं आप भेज सकते, मतलब उसका प्लेस ऑफ जो भी डिटेंशन है वो एक ऑर्डिनरी जेल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस रिमांड है चाहे वो जुडिशल में है। जे बिलो 18 ईयर्स जो बीमेन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड अदरवाइज इन पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी और इन प्रिजन अंडर जुडिशियल कस्टडी और प्लेस डिक्लेयर्ड एज प्रिजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द, तो ये कहाँ जो अथराइज्ड है प्लेसेस जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनको जो रेफर की गई हैं, जिन स्पेसिफाइड की गई हैं कि ये डिटेन जे जो पुलिस स्टेशन में जे है डिटेन अदरवाइज इन पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी और प्रिजन, जो भी स्पेसिफाई की हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी के लिए है जहाँ पुलिस कस्टडी में, वो स्पेसिफाइड होने चाहिए, नोटिफाइड होने चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, नॉट अदरवाइज। ये एक आगे तो रिमांड को मैं लगता हूँ इसको हम कंप्लीट ही कर देंगे। ये 6 जो है जो कुछ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का भी कई बार देखते हैं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है और रिमांड की जरूरत है, नेसेसिटी है, ये प्रोविजन आपको यू विल फाइंड आल्सो इन अर्लियर दिस क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 to सबसेक्शन 5। तो पहले हमने जो भी कहा, पहले यही कहा कि भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ही ऑर्डिनरी रिमांड आपको मिलेगा, चाहे पुलिस है चाहे जुडिशियल है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और वही पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मे वेयर जुडिशियल ऑफिसर मैजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल। ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है कि अगर आपके पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वहां अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या है, ट्रांसमिट कहाँ ले जाना है, जो भी ये तीनों लोग हैं चाहे ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसका भी रैंक क्या है, सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं, पुलिस रिमांड के लिए ले जा सकता है, टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑन होम द पावर ऑफ ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर फॉर अथराइजिंग कस्टडी, तो ये जो है उसमें भी वही तरीकाकार है, जैसे आपने जुडिशियल रिमांड के लिए केस डायरी लेनी है और अक्यूज को लेना है और अपने जो, तो उसमें 7 डेज का पीरियड इसमें जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक डिटेंशन जहां जो दे सकता है, ये 7 डेज का पीरियड है, इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देखते हैं। एट द सेम फॉरवर्ड द अक्यूज टू सच मैजिस्ट्रेट एंड देयर अपॉन सच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन सच ड्यूटी एट ही मे थिंग्स फिट फॉर नॉट ए पीरियड एक्सीडिंग 7 डेज। जो मैंने पहले जवानी बात किया तो उससे ज्यादा एग्रीगेट नहीं दे सकते, पहले 2 दिन का भी दे सकता है। तो टोटल पीरियड जो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिमांड दे सकता है, चाहे पुलिस का है चाहे जुडिशियल है, नॉट मोर देन नॉट एक्सीडिंग 7 डेज। और उसके बाद इसको इंश्योर करना है कि अगर उसकी बेल इन बिटवीन ना हो तो कि क्या उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, ये आगे आ जाएगा। एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन सो ऑथराइज, जो उसने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने दी थी, द accused person shall be released on bail, अगर बेल हो गई होगी, except where an order of further detention of accused has been made by a magistrate competent to make such order, and where an order for such detention is made, the period during which the accused person was detained in custody under the orders of made by the executive magistrate under this section
shall taken into account in computing the period। ये इन शॉर्ट क्या है कि जो आपने 7 डेज का रिमांड लिया, जो भी लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से, वो भी पीरियड ऑफ रिमांड में गिना जाएगा, जो हमने रेफर किया 60 डेज और 90 डेज इन टोटल। ये इन शॉर्ट में ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है। आगे एक ये आपका ये एक प्रोवाइजो है, provided that before the expiry of the period aforesaid, the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate the record of the case together with a copy of the entries in the diary relating to the case, which was transferred to him by officer in charge of police station or police officer making the investigation as may be। जो उसके पास रिकॉर्ड आया है एग्जीक्यूटिव के मैजिस्ट्रेट के पास, तो जब रिमांड उससे 7 डेज का लिया तो उसने आगे ट्रांसमिट करना है ये सारा रिकॉर्ड टू द नेक्स्ट जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होगा, जिसको अथराइज करेगा फर्दर इंटेंशन, जहाँ जो भी वहाँ का, तो उसमें जो भी रिकॉर्ड होगा रेलेवेंट जो फाइल होगी वो आगे दूसरे मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन है उसको भेजना पड़ेगा। ए मैजिस्ट्रेट अथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन detention in custody of police shall record his reason for so doing। देखिए मैजिस्ट्रेट जो भी है पर्टिकुलर इसने कहा है, और ये आगे साइटेशन भी बहुत है, जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब आपको एक मैजिस्ट्रेट को, मैं सारे मैजिस्ट्रेट जो हमारे हैं इनको कोशिश होना चाहिए कि जब भी आपने पुलिस रिमांड देना है पर्टिकुलर, तो उसमें पुलिस कस्टडी को किसी को भेजना है तो अपने रिकॉर्ड रेजन करने पड़ेंगे। कि जैसे पहले आगे आया है कि वेल फाउंडेड इक्वेशन एक्यूज के पास है, पहले तो ये प्लीड करेगा कौन, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो फिर इस पे ही एक फाइंडिंग देगा रिकॉर्ड रेजन करके कौन, मैजिस्ट्रेट। जो पर्टिकुलर जब वो पुलिस कस्टडी देगा तो ही हैज टू रिकॉर्ड द रीजंस कि क्यों उसको मैं जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज रहा हूं, ही मस्ट रिकॉर्ड दैट। एक तो आगे वेल फाउंडेड है, और क्या जरूरत है, कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन चाहिए या जो भी है, क्या है क्या क्या, वो सारे रीजन उसको इसमें करना पड़ेंगे। तो नेक्स्ट है ये सबसेक्शन 8 है, any magistrate other than chief judicial magistrate making such order shall forward a copy of this order with his reason for making it to the chief। जैसे हम कोई रिमांड के जो भी पेपर्स होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन हुई कि भाई जो भी, तो जो नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं जो रिमांड देते हैं उनको जो भी रेलेवेंट रिकॉर्ड है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो भी वो उस लोकेलिटी का है उसको भेजना पड़ेगा। तो जे एक इसके आगे है सबसेक्शन 9, इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय ए मैजिस्ट्रेट एज ए समन केस द इन्वेस्टिगेशन इज। देखिए ये पहले भी प्रोविजन था इन 167 में जो अर्लियर हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, थोड़ी सी इसमें चेंजेस लाई, मैं आगे पढ़ दूंगा। इफ एनी केस ट्राइबल बाय ए स्टेट एज ए समन केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months from the date on which the accused was arrested, the magistrate shall make an order stopping further investigation into the offences unless the officer making the investigation satisfied the magistrate for special reason that in the interest of justice the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। तो जनरली अगर accused को कस्टडी में है और केस समन केस है तो मैजिस्ट्रेट को ये देखना जरूरी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ में कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये 6 मंथ के कंप्लीट नहीं होती और पुलिस फर्दर रिमांड मांगती है एक्यूज का और एक्यूज बेल पे नहीं ग्रांट होती बेल किसी भी रीजन के कारण और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, तो उसमें पीरियड जो आगे बढ़ा सकता है मैजिस्ट्रेट, तो उसमें क्या है स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि भाई आगे क्यों, और उसमें लिखना पड़ेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द कंटिन्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months is necessary
जे अदरवाइज ही इज सपोज्ड टू स्टॉप। लेकिन अगर पुलिस एजेंसी ने लेना है और कोर्ट अगर मैजिस्ट्रेट देता है तो ही हैज टू सी ऑल दिस, और इसकी कंप्लायंस जरूरी है सब सेक्शन 9 की, जिनकी जो समन केस है और अगर इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ कंक्लूड नहीं होती और अक्यूज्ड अरेस्ट है। तो नेक्स्ट जो लास्ट इसका सब सेक्शन है, इसकी जो रिमांड रिलेटेड जो प्रोविजन है 187, जो पहले कॉरस्पॉन्डिंग था 167, वो मैं पढ़ने जा रहा हूं। वेयर एनी ऑर्डर, देखिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन into an offense has been made under subsection 1, अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई नो, we will not allow continuation of the investigation beyond this 6 month, जो ऊपर 9 में जिसका रेफरेंस है, तो अगर कर दिया तो फिर पुलिस एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास क्या चार्ज हुई है, क्या करेगी पुलिस, तो अप्रोच करेगी किसको, the magistrate shall make an order stopping, again repeat, the session judge, तो अप्रोच किसको करेंगे, सेशन जज को करेंगे। the session judge may, if he is satisfied, इसको भी satisfaction रिकॉर्ड करनी, on an application made to him or otherwise that further investigation into offense are to be made, vacate the order made under subsection 9, जो मैजिस्ट्रेट ने पहले ऑर्डर किया कि भाई स्टॉप इन्वेस्टिगेशन, तो उसको वेकेट कर सकता है। लेकिन रिकॉर्ड रेजिग्नेशन भी करने हैं सेशन जज साहब ने, तो फिर क्या है, एंड डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द ऑफेंस सब्जेक्ट टू सर्टेन डायरेक्शंस विच रिगार्ड टू बेल एंड अदर मैटर एज बीन स्पेसिफाइड। देखिए, अगर सेशन जज को इसको कंटिन्यूशन में रखना है और पहले वाला ऑर्डर जो मैजिस्ट्रेट का है जिसने वो ड्रॉप कर दी थी, स्टॉप कर दी थी प्रोसीडिंग बियॉन्ड नॉट टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड 6 मंथ, तो फिर सेशन जज के पास अगर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अप्रोच करती है तो इसमें तो फिर वो ये भी देखी कि क्या अक्यूज बेल की एंटाइटलमेंट है, समन केस है किस हालत में है, और कुछ भी बेल को भी देखेगी और बाकी ग्राउंड देखे, तो सर्टन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन वो एक्सटेंड टाइम पीरियड बढ़ा सकती है। वो देखना है कि उस डिपेंड्स अपॉन द विजडम ऑफ द, कि कितना टाइम इसको और देना है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में और समन केस है। तो ये जो नए प्रोविजन आए हैं रिमांड रिलेटेड, ये मैंने जरूरी समझा कि ये मेरे जो दर्शक हैं, हमारे जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, लॉ इंटर्न है, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने ये समझा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नए प्रोविज़न और जल्दी लागू होने जा रहे हैं 1 जुलाई, तो इसमें सभी एजेंसीज अपने अपने तौर पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और पिछले दिनों में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में गया था, तो क्रिमिनल लॉ पे हमने थोड़ी बातचीत की थी, तो एक लेक्चर था, तो और मैं अपने तौर पे इस पे काम कर रहा हूँ, और जितना भी मेरे से हो सकता है तो क्रिमिनल लॉ के बारे में, तो मुझे आज लगा था कि ये जो सबसे रिमांड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन होते हैं, इसमें ही मैजिस्ट्रेट और जो पुलिस एजेंसी उसी में ही कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो इलीगल कस्टडी और डिटेंशन के केसेस बनते हैं। तो मैं इतना ही कहता है, तो मैं अगले बार नए टॉपिक से के साथ आऊँगा, तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।